नेशनलिज्म यानी कि अपने देश के लिए प्रेम की भावना, इसे हम पेट्रियोटिज्म भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन होने के नाते हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर नेशनलिज्म की शुरुआत कब और कैसे हुई। देखिए, 1789 में फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के रूप में नेशनलिज्म का फर्स्ट एक्सप्रेशन देखा गया। इस रेवोल्यूशन से सिर्फ फ्रांस में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में नेशनलिज्म का आइडिया पॉपुलर हो गया। ये हिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग एपिसोड है और इसे ही हम आज के लेक्चर से अच्छे से समझेंगे। तो आइए पूरी एनर्जी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। स्टूडेंट्स, 13वीं सेंचुरी से ही फ्रांस में मोनार्की सिस्टम देखा गया है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें पावर्स सिटीजन्स के पास ना होकर राजा के पास होती हैं। देखिए, 1774 में लुई 16 जो बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे वो फ्रांस के राजा बने। 1789 में भी उन्हीं का राज चल रहा था, लेकिन लुई 16 बहुत लंबे समय तक राज नहीं कर पाए क्योंकि स्टूडेंट 1789 में फ्रांस की आम जनता को ये एहसास हो गया, उन्होंने ये रियलाइज किया कि डिग्निटी और ह्यूमन राइट्स के साथ जीने का तो मजा ही अलग है। इसीलिए उन सब ने मिलकर ये डिसाइड कर लिया कि वो फ्रेंच सोसाइटी में कलेक्टिव आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करेंगे, यानी कि सबसे पहले तो मोनार्की सिस्टम को खत्म किया जाएगा और उसके बाद फ्रांस में डेमोक्रेसी का आइडिया लाया जाएगा। ये सब सुनने में तो बहुत ही आसान लग रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसा रियलिटी में नहीं हुआ है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे आम जनता के बहुत से स्ट्रगल्स छुपे हैं, लेकिन हम लोगों के लिए यहाँ पर जानना ये जरूरी है कि आखिर फ्रेंच रेवोल्यूशन से फ्रांस में किस टाइप के बदलाव देखे गए। तो दोस्तों, सबसे पहला तो ये कि मोनार्की सिस्टम को खत्म कर दिया गया। जो पावर है वो किंग से लेकर आम जनता को ट्रांसफर कर दी गई। दूसरा बदलाव ये देखा गया कि फ्रांस का एक नया ट्राई कलर फ्लैग डिजाइन किया गया। अगर मैं थर्ड चेंज की बात करूं तो स्टूडेंट्स, फ्रांस के नेशनल एंथम को एक नए तरीके से कंपोज किया गया। इतना ही नहीं, फ्रांस की आम जनता ने अपने देश के लिए शपथ ली, ओथ ली। फोर्थ चेंज की अगर बात की जाए तो दोस्तों, फ्रेंच लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। अगला बदलाव दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, रिपब्लिक ऑफ फ्रांस के एस्टैब्लिश होने से पहले फ्रेंच सोसाइटी 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट एस्टेट यानी कि क्लर्जी, सेकंड एस्टेट यानी कि नोबिलिटी, थर्ड एस्टेट जिसे हम पीजेंट्री भी कहते हैं। फ्रांस की 90% पॉपुलेशन थर्ड एस्टेट में आती थी, यानी कि थर्ड कैटेगरी में। सबसे ज्यादा टॉर्चर भी इन्हीं लोगों के साथ किया गया है। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने एस्टेट जनरल को इलेक्ट किया, एक असेंबली बनाई और इस असेंबली को नाम दिया नेशनल असेंबली। स्टूडेंट्स, फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम है। अगला बदलाव देखा गया कस्टम ड्यूटीज के केस में, क्योंकि इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को खत्म कर दिया गया। इतना ही नहीं, सभी सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए, एक यूनिफॉर्म सिस्टम डिजाइन किया गया वेट्स और मेजर्स के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव आया फ्रेंड्स, फ्रांस के लोगों की सोच में। सभी लोगों ने अपना ये मिशन बना लिया कि वो नेशनलिज्म को सिर्फ फ्रांस तक नहीं रहने देंगे, बल्कि पूरे यूरोप में नेशनलिज्म का आइडिया पॉपुलर करेंगे। कैसे? फिलोसोफर्स की मदद से, एजुकेटेड मिडिल क्लास की हेल्प से, इतना ही नहीं, पॉलिटिकल क्लब्स की मदद से, जैसे कि जैकोबिन्स क्लब। स्टूडेंट, सब कुछ अच्छा चल रहा था कि फिर एक दिन एक मिलिट्री ऑफिसर आगे आए जिनका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। पहले तो सब लोगों को लगा कि ये मिलिट्री ऑफिसर तो एक लिबरेटर है, ये तो हमारी मदद ही करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1804 में जब नेपोलियन का राज शुरू हुआ तो दोस्तों, फ्रांस में एक बार फिर से मोनार्की सिस्टम लाया गया। पावर्स को आम जनता से छीनकर एक बार फिर से राजा को दे दी गई। दोस्तों, नेपोलियन रूल के दौरान फ्रांस में बुरे बदलाव तो बहुत सारे आए,
लेकिन मैं इस बात को इग्नोर नहीं करूंगी कि काफी अच्छी बदलाव भी देखे गए फ्रांस में। फ्रेंड्स 1804 में सिविल कोड लाया गया, जिसे हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। इसमें कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए जिससे फ्रांस का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और ज्यादा रैशनल और एफिशिएंट बन गया। अब हमें ये देखना है कि आखिर सिविल कोड में किस टाइप के रूल्स बनाए गए। पहला तो ये कि सभी सिटीजन्स को लॉ के आगे बराबर माना गया। आम जनता को राइट टू प्रॉपर्टी का हक दिया गया। इतना ही नहीं, फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया गया, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें सोसाइटी का अपर सेक्शन लोअर सेक्शन से फोर्सफुली काम कराता है, ऐसे सिस्टम को खत्म कर दिया गया। फ्यूडल लेबर को एबॉलिश किया गया। साथ ही दोस्तों, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को बिल्कुल हटा दिया गया, यानी कि ऐसी रिस्ट्रिक्शंस जिनको हटाने के बाद मर्चेंट्स, आर्टिसंस और वर्कर्स को ये राइट दिया गया कि वो फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, सिविल कोड 1804 ने ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बना दिया। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ सिविल कोड 1804 के रूल्स, यानी कि ऐसे पॉइंट्स जिनसे ये प्रूव हो जाता है कि नेपोलियन रूल फ्रेंच सोसाइटी के लिए इतना बुरा नहीं रहा है। लेकिन साथ ही मैं यहाँ पर ये मेंशन करना चाहती हूँ स्टूडेंट्स कि ये जो सिविल कोड 1804 था, इसे लेकर फ्रेंच सोसाइटी में सभी लोगों के सेम व्यूज नहीं थे, क्योंकि नेपोलियन रूल के काफी ड्रॉबैक्स भी रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला, नए एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के आने से आम जनता को बहुत ही ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा था। नेपोलियन रूल के साथ साथ सेंसरशिप को भी लाया गया, यानी कि सेंसरशिप के आने के बाद फ्रांस की आम जनता नेपोलियन रूल के खिलाफ नहीं जा सकती थी, कुछ बोल भी नहीं सकती थी। नेपोलियन रूल का मेजर ड्रॉबैक तो ये रहा कि बोनापार्ट ने आम जनता को मजबूर किया, उन्हें फोर्स किया फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि बोनापार्ट का अल्टीमेट गोल ये था कि वो पूरे यूरोप पे राज करना चाहते थे। तो दोस्तों, अभी तक की स्टोरी तो आई एम श्योर आप सबको क्लियर है। इस जर्नी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक होगा मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैम्पल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।